आज का टॉपिक है खाद्य विज्ञान में भोजन बनाने के तरीके। जल द्वारा पकाने की किस विधि में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है? बॉइलिंग। उबालने की प्रक्रिया में जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और जल की सतह पर बुलबुले तेजी से बनने लगते हैं। शिमरिंग विधि में जल का तापमान लगभग कितना होता है? शिमरिंग विधि में 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धीमी आंच पर पकाने में तापमान क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे रखा जाता है, जिससे भोजन पकाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और रेशे नरम होते हैं। अंडे या मछली को फटने से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है? पोचिंग विधि। पोचिंग में तापमान 71 डिग्री सेल्सियस से लेके 82 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। बिना छिलके वाले नाजुक खाद्य पदार्थों जैसे अंडे मछली को आकार बनाए रखने के लिए इस विधि से पकाया जाता है। वाष्प द्वारा खाना बनाने की किस विधि में दबाव का उपयोग किया जाता है? प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग में दबाव द्वारा भोजन बनाया जाता है। प्रेशर कुकिंग में वाष्प का दाब बढ़ाने में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर लगभग 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे भोजन बहुत तेजी से पकता है। सूखी गर्मी द्वारा पकाने की वह कौन सी विधि है जिसमें भोजन को सीधी आंच के संपर्क में रखा जाता है? ग्रिलिंग या ब्रोलिंग ब्रॉयलिंग। ग्रिलिंग में भोजन को सीधे कोयले या बर्नर के ऊपर रखा जाता है, जहां ताप विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ओवन में गर्म हवा के माध्यम से भोजन पकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोस्टिंग या बेकिंग कहते हैं। बेकिंग एक सूखी गर्मी की विधि है जिसमें बंद स्थान ओवन के अंदर गर्म हवा संवहन द्वारा भोजन को पकाती है, जैसे उदाहरण केक, बिस्किट, ब्रेड। स्टूइंग विधि की मुख्य विशेषता क्या है? कम द्रव्य में धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाना। स्टूइंग में पानी रस की मात्रा सीमित होती है तथा क्वथनांक तथा ढक्कन बंद करके पकाया जाता है। इसमें निकला हुआ रस भोजन के साथ ही परोसा जाता है, जिससे पोषक तत्व व्यर्थ नहीं जाते। ब्रेजिंग किन दो विधियों का संयुक्त रूप है? तो ब्रेजिंग भुनना और स्टूइंग का संयुक्त रूप है। ब्रेजिंग में पहले खाद्य पदार्थ जैसे कठोर मांस या सब्जियों को तेज आंच पर थोड़ा भुना जाता है, फिर कम द्रव्य के साथ ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर पकाया जाता है। सौते विधि में क्या किया जाता है? तो सौते विधि में बहुत कम वसा में तेज आंच पर जल्दी जल्दी चलाना। बहुत सौते फ्रेंच शब्द का अर्थ है उछालना। इसमें कम तेल में पैन को हिलाते हुए सामग्री को तेजी से पकाया जाता है। माइक्रोवेव में भोजन किस सिद्धांत पर गर्म होता है? तो जल के अणुओं में घर्षण, कंपन, फ्रिक्शन और वाइब्रेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों भोजन में मौजूद जल के अणुओं को कंपन कराते हैं, जिससे पैदा हुआ घर्षण भोजन को अंदर से गर्म करता है। मायार्ड प्रतिक्रिया का संबंध भोजन पकाने की किस परिघटना से है? अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के कारण भूरापन आना। सूखी गर्मी जैसे बेकिंग या रोस्टिंग में जब प्रोटीन और शर्करा आपस में क्रिया करते हैं तो भोजन में एक विशेष भूरा रंग और सुगंध पैदा होता है, जिसे मायार्ड रिएक्शन कहते हैं। शर्करा को उच्च ताप पर गर्म करने पर भूरा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैरामेलाइजेशन। बिना पानी या कम पानी के चीनी को 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करने पर यह पिघलकर भूरे रंग में बदलने लगती है, जिसे कैरामेलाइजेशन कहते हैं। दालों और अनाजों को पकाने पर उनका फूलना और गाढ़ा होना क्या कहलाता है? जेलेटिनाइजेशन।
जब स्टार्च को पानी के साथ गर्म किया जाता है तो स्टार्च के कण पानी सोखकर सूज जाते हैं और फट जाते हैं, जिससे घोल गाढ़ा हो जाता है। भोजन पकाने की किस विधि में जल में घुलनशील विटामिन और विटामिन सी का सबसे अधिक नुकसान होता है? बॉइलिंग, पानी में उबालकर पानी फेंक देना। जल में घुलनशील विटामिन पानी में रिस जाते हैं। यदि उबालने वाला पानी फेंक दिया जाए तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को पकाने से पहले ब्लॉचिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एंजाइमों को निष्क्रिय करना और रंग गुणवत्ता बनाए रखना। ब्लॉचिंग में सब्जी को कुछ सेकंड मिनट के लिए उबलते पानी में डालकर तुरंत बर्फ के पानी से ठंडा किया जाता है, जिससे खराब करने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। ढोकला और इडली बनाने के लिए पकाने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो अप्रत्यक्ष स्टीमिंग। ढोकला व इडली को वाष्प के संपर्क में रखकर पकाया जाता है, जहां भोजन सीधे पानी में नहीं डूबता। डीप फैट फ्राइड में तेल का तापमान सामान्यतः कितना रखा जाता है? तो 177 डिग्री सेल्सियस से लेकर 191 डिग्री सेल्सियस तक। सही तलने के लिए तेल का सही तापमान आवश्यक है। यदि तापमान कम होता है तो भोजन अत्यधिक तेल सोख लेता है। फ़ारेनहाइट में 350 से 375 और सेल्सियस में 177 से 191 91। तवे पर पराठा या डोसा पकाने की किस विधि का उदाहरण है? शैलो फ्राई। कम तेल घी या प्रयोग करके तवे या छिछले पैन में पकाने की विधि को शैलो फ्राइंग कहलाता है। भोजन पकाने में किस में सुधार होता है? भोजन पकाने से किस में सुधार होता है? तो सुपाच्य हो जाता है भोजन। सुरक्षा और स्वाद में वृद्धि हो जाती है। भोजन पकाने से हानिकारक रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। जटिल पोषक तत्व सरल रूप में बदलते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाता है। सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत उपयोग किया जाता है? सूर्य का विकिरण। सोलर कुकर सूर्य की किरणों को परावर्तित और अवशोषित करके ऊष्मा में बदलता है, जिससे धीमी गति से खाना पकता है। प्रोटीन का जमना थक्का बनना, जमुना नहीं होगा, जमना होगा। थक्का बनना पकाने के दौरान किस तापमान सीमा से शुरू होता है? 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के संपर्क में आने पर प्रोटीन जैसे अंडे की सफेदी अपनी प्राकृतिक संरचना खोकर जमने लगती है। नेक्स्ट है, सोलर कुकिंग और प्रेशर कुकिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो सोलर कुकिंग धीमी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व अत्यधिक सुरक्षित हैं, जबकि सोलर कुकिंग में बिना पानी या कम पानी के धीमी आंच पर खाना पकाने के कारण पोषक तत्व और स्वाद सुरक्षित रहते हैं। पैन ब्रोइंग में भोजन को पकाया जाता है बिना तेल या बहुत कम तेल में गर्म तवे या पैन में। पैन ब्रोइलिंग में वसा नहीं डाली जाती, नगाड़े होती है। बर्तन से निकलने वाले वसा को हटा दिया जाता है। उदाहरण, चपाती या सूखा मांस सेकना। अंकुरण और किण्वन से भोजन में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। खमीरीकरण और अंकुरण खाद्य पदार्थों की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, विशेषकर विटामिन B12, राइबोफ्लाविन और आक्सर्बिक एसिड। आंध्र ऊष्मा के अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं? तो आंध्र ऊष्मा के अंतर्गत बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टीमिंग और पोचिंग आती हैं। जिन विधियों में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जल वाष्प का माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, उन्हें आंध्र ऊष्मा मोस्ट हीट विधि कहते हैं।
आप लोगों को हमारे प्रश्नों की सीरीज कैसे लगते हैं? आप अपना विचार अवश्य दिया करिए। लेकिन ये जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षक एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। धन्यवाद।